बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, सबसे पहले आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म के दौरा श्रीलंका का। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कोलंबो में मौजूद हैं और उनके श्रीलंकन हम मनसब ने उनका इस्तकबाल किया है। और इस वक्त जब ये प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ याददाश्तों पर और मुआहदों पर जो है वो दस्तखत भी किए जा रहे हैं, उसकी तकरीब जारी है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि एक जानिब ये सूरत हाल है और दूसरी जानिब दाखिली सतह पर ख़ुद PTI के नाराज़ अरकान का जिक्र होता रहा, KPK के नाराज़ अरकान का जिक्र होता रहा। अब सूरत हाल बलूचिस्तान में भी वाज़ेह होती चली जा रही है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली सीनियर सियासी शख्सियत यार मोहम्मद रिंद साहब, जो कि PTI के पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने इजहार नाराज़गी किया है और वाज़ेह अंदाज में उन्होंने कहा है कि उनको वज़ीर आज़म 5 मिनट भी नहीं देते, हालांकि वो काबीना के रुकन हैं और उनसे मुलाकात नहीं की जाती। ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि चेयरमैन सेनेट भी उनको वक्त नहीं देते और इसके अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान भी उनको वक्त नहीं देते। तो इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ 10 का इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल है उसका फॉलोअप भी करेंगे, क्योंकि उस इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून ने पूरे हल्के में इंतखाब का मुतालबा कर दिया है, जबकि 23 पोलिंग स्टेशन के हवाले से PTI बात कर रही है। तो वो एक मुतनाज़ा हो गई है सूरत हाल, तो उसका भी जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म के दौरा श्रीलंका की बात करें। अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ पे भी तकरीब जारी है, दस्तखत हो रहे हैं याददाश्तों पर, मगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का वज़ीर आज़म बनने के बाद ये पहला दौरा है श्रीलंका का और श्रीलंका के साथ हमारे ताल्लुकात 1948 से बहुत बेहतर हैं, मगर इसे CPEC के तनाजुर में ख़ासी अहमियत दी जा रही है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, बात यह है कि ख़ित्ते के जो ममालिक हैं जिसमें श्रीलंका भी शामिल है, इनसे ताल्लुकात को बेहतर बनाना और ख़ास तौर पर तिजारती ताल्लुकात में इजाफ़ा करना ये पाकिस्तान की ज़रूरत बन गया है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आलमी दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं, फिर कोरोना आ गया, फिर मईशत हमारी, फिर पूरी दुनिया की मईशत जो है वो उस पर बड़ा इम्पेक्ट डाला है कोरोना ने। तो उसके बाद जो है हमारे जो ख़ित्ते के ममालिक हैं जिनमें श्रीलंका है, अब अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है और बहुत से ममालिक हैं, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि इंडिया से भी ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंडियन बात नहीं करते हमसे। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी था। प्राइम मिनिस्टर का टूर बहुत कामयाब टूर है ये और इसका होना चाहिए था। इससे ताल्लुकात और सूरत हाल में बेहतरी आएगी और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होगी, उससे भी वज़ीर आज़म वहाँ पे ख़िताब करेंगे। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि उनकी नेशनल असम्बली से ख़िताब मुतवक्के था, मगर वो नहीं हो पाया। लेकिन इस वक्त जो याददाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं उसमें वफूद की सतह के मुज़ाकरात भी हैं। आपके इल्म में है जब वफूद की सतह के मुज़ाकरात होते हैं तो तिजारती ताउन और उसके फ़रोग़ के हवाले से और इसके साथ साथ सरमायाकारी के हवाले से जो है वो बुनियादी तौर पर बात की जा रही है। जब हम CPEC का जिक्र करते हैं, सज्जाद तरीन साहब, आपके इल्म में होगा कि चाइना जब एक्सटेंशन चाह रहा है इस खित्ते में और वो CPEC रूट को मुख्तलिफ ममालिक तक बढ़ाना चाहता है, इंडिया उसमें बड़ी मज़ामत कर रहा है। उसके पीछे अमरीकी दबाव भी एक वजह तस्वुर किया जा रहा है, लेकिन ख़ुद जो इंडिया है उसकी अपनी मईशत भी, वो अपनी मईशत के लिए ख़ुद चाइना को भी ख़तरा महसूस करता है। तो ये जो करीबी ममालिक हैं जिसमें ये श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है या इवन बांग्लादेश है, बांग्लादेश और श्रीलंका के हवाले से ये एक राय मौजूद थी कि चाइना वहाँ तक CPEC रूट लेके जाना चाहते हैं और ये दोनों ममालिक मुत्तफ़िक़ भी हैं। तो कितनी हद तक आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये दौरा इस मामले से मरबूत हो सकता है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, चाइना जो है वो न सिर्फ वहाँ तक जाना चाहता है बल्कि वो पूरे ख़ित्ते में बड़े पैमाने पर सरमाया कर रहा है। हम सरमायाकारी कर रहे हैं, हम CPEC में ऑलरेडी शामिल हैं और ईरान पे बहुत बड़ी उसने सरमायाकारी की है। ईरान खित्ते का बड़ा अहम मुल्क है, पेट्रोल पैदा करता है वो। वहाँ जो बाइडन आ गया, अब मेरे ख्याल में ईरान पर पाबंदियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद ये जो खित्ते के जितने भी हमारे ममालिक हैं, मैं समझता हूँ यहाँ तिजारत हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, बजाय इसके कि हम अमरीकी इमदाद पर या दीगर इमदाद पर जो इन्हिसार करें। हमें छोटे छोटे ममालिक, छोटी छोटी मंडियाँ देखनी चाहिए जहाँ हमारे माल की खपत हो सके, जहाँ हमारी बरामदात बढ़ सकें, हमारा माल जाके वहाँ बिक सके। तो ये एक इसी सिलसिले की एक कोशिश है। श्रीलंका का पाकिस्तान ने बहुत साथ दिया, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ बहुत काम किया और उनकी बहुत मदद की। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर आज कह रहे थे तकरीब में कि जी मैं पहली दफ़ा यहाँ आया था जब क्रिकेट कैरियर मैंने शुरू किया था,
तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यह हासिल है कि वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में गए हैं, उन्होंने क्रिकेट खेली है, यूरोप में गए हैं, दुनिया उनको जानती है, तो उसका फ़ायदा होना चाहिए। तो ये जो दौरा है, मैं समझता हूँ इसके तिजारती हवाले से ताल्लुकात बेहतर बनाने के हवाले से हमें मौका मिलेंगे। हमारे लिए एक मंडी में जगह बनेगी, गुंजाइश बनेगी, तो हमें ख़ित्ते के ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। क्योंकि मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपको याद होगा, मैं कई दफ़ा जिक्र भी कर चुका हूँ, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने एक दफ़ा कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि पड़ोसी जो है वो तो है हमारा, वो तब्दील नहीं हो सकता। तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये बहुत अच्छा टूर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। मेरी बहुत सारे जो माहिर मईशत हैं उनसे बात हुई है, जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं उनसे बात हुई है, जो खारजा पॉलिसी पे नज़र रखते हैं, वो उन्होंने ये कहा है कि हम जैसे मुल्क, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, इनको छोटे छोटे जो मार्केटें हैं, छोटे छोटे जो ममालिक हैं, वहाँ दस्तक देनी चाहिए, बार बार देनी चाहिए। जैसे अब पिछले दिनों हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब मिस्र गए हुए थे, तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए और कोशिश किसी तरह ये भी होनी चाहिए कि हमारे इंडिया से जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हो जाएं। वहाँ भी तिजारत का जो मामलात हैं, जो मेडिसिन हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वहाँ पर हम वहाँ से लेते भी हैं, देते भी हैं, तो इसका भी देखना चाहिए। कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि पूरी आलमी तिजारती सतह पे कम से कम तिजारती सतह पे हो जाए। कश्मीर के जो पुराना स्टेटस था वो बहाल हो जाए, तो मेरे ख्याल में बात आगे बढ़ सकती है। प्राइम मिनिस्टर ने तो उनको ऑफ़र भी की थी बातचीत के लिए, जब मुजफ्फराबाद वो गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ख़ित्ते के ममालिक जितने हमारे जो ताल्लुकात हैं, ख़ासतौर पर सार्क ममालिक, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तंजीम बनाई थी सार्क की, जिसमें ये ख़ित्ते के ममालिक शामिल थे। इनसे हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, या रूट्स होने चाहिए। CPEC में कुछ ममालिक शामिल हो रहे हैं, चाइना उनको करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो इसका यकीन करें पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, हमारी मईशत खड़ी होगी। जैसे देखें, दुनिया बहुत इस पर एतराज़ करती है, अमेरिकन ने भी बहुत एतराज़ किया है CPEC पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि CPEC हमारी जो है बुनियादी तौर पर तरक्की का बहुत बड़ा अहम राज है, अहम सतून है वो। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह जितने ममालिक हैं, अब चाइना जो है वो ईरान में सरमायाकारी करने जा रहा है, तो ये तिजारती ताल्लुकात जब हम ख़ित्ते में बढ़ाएंगे तो इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, ख़ित्ते के ममालिक को भी फ़ायदा होगा। और इसमें एक और बात है, ख़ित्ते के ममालिक के दरमियान जो गलतफ़हमी हैं वो दूर होंगी। जब तिजारत बढ़ेगी, लोग आएंगे जाएंगे, एक दूसरे से देखेंगे, मिलेंगे, तो मैं समझता हूँ जो गलतफ़हमी मुल्कों के दरमियान पैदा हो जाती हैं वो ख़त्म होंगी। देखें, जिस तरह हम ये कहते हैं ना कि पुरअमन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के हक़ में है, हम ये बार बार कहते हैं, हमारी हुकूमत कहती है, हमारी रियासत ये कहती है। तो ख़ित्ते के ममालिक में जहाँ जहाँ अमन होगा, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के हक़ में हैं। और ख़ित्ते, आपको याद होगा क़मर जावेद बाजवा साहब हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने एक दफ़ा ये तकरीब में ख़िताब करते हुए ये कहा था कि अब वो ज़माना नहीं है जब सिर्फ मुल्क तरक्की करे, अब वो ज़माना है कि पूरे ख़ित्ते तरक्की करें। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ कि पूरे ख़ित्ते को हमें साथ लेके चलना है, पूरे ख़ित्ते के ममालिक को। ये उस सिलसिले की एक कड़ी है, और आगे चल कर बाकी जो ममालिक हैं उनसे भी तिजारती ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएँ, तिजारती वफूद वहाँ जाएँ। फिर उसके बाद जो मुसलमान ममालिक हैं, जैसे मिस्र में पिछले दिनों वज़ीर ख़ारजा गए हुए थे, या कतर के कतर है, ओहदेदार की गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि इन ममालिक से मामला आगे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे ममालिक हैं, जैसे कतर का जिक्र किया आपने, ईरान का जिक्र किया, वहाँ से हम गैस ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं। देखें, मैं सऊदी अरब से तेल आते हुए जितना टाइम लगता है, ईरान से उससे कितना कम खर्चा और कम हम उस पर ले सकते हैं। जैसे पाइपलाइन वाला सिलसिला है, अगर दबाव कबूल ना किया जाए, उसको भी लिया जाए, तो हमें अपने पाकिस्तान के अपने मफादात देखने हैं, ख़ित्ते के मफादात देखने हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा श्रीलंका जो है, ये इसके बहुत बेहतर नताइज आने चाहिए और उम्मीदें आएंगी। अच्छा, इसी सतह पर आपने जैसे ख़ित्ते की बात की है, श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं, हम CPEC रूट की बात कर रहे हैं। उबोर ज़ाहिर है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है खुद चाइना का, कि वो ख़ित्ते को एक दूसरे के साथ तिजारती सतह पे बॉन्ड करना चाहता है, मिलाना चाहता है, मरबूत करना चाहता है। और जब ज़ाहिर है मफादात भी मरबूत हो जाएँ, हमसाए भी आप हैं, तो खुशहाली का एक दौर तो आएगा। 1 बेल्ट 1 रोड का मंसूबा अगर श्रीलंका तक भी जाता है, अगर इंडिया भी उसमें शामिल होना चाहे तो मेरे ख्याल में बड़ा फ़ायदा होगा। अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, लेकिन ये 2 ममालिक तो बहरहाल किसी हद तक इंक्लाइंड नज़र आते हैं इस मनसूबे का हिस्सा बनने के हवाले से। आपके इल्म में होगा, दुनिया की तारीख में ये हमारे सिर्फ साउथ एशियन ख़ित्ते के अंदर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि हमसायों के दरमियान, बिलखुसूस पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हम देखें, दूसरी जानिब इंडिया की सूरत हाल देखें तो एक फ्रेजाइल सूरत हाल रही है। मगर
अब जब हम देखें सजाद तरीन साहब, हम बल्कि अब क्या बड़ा वक्त गुजर चुका है यूरोप को, जब वो टूटा और फिर यूनाइट हुआ। हमारे सामने जर्मनी की दीवारें बर्लिन का वाक़या है कि उनके दरमियान दीवारें थी, कितनी हद तक तासुबात मौजूद थे, मगर वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब तो ऐसे बॉर्डर्स मौजूद हैं कि दरमियान में सिर्फ एक सड़क की लकीर है और वहाँ पे कलर के निशानात मौजूद हैं, फेंसिंग भी नहीं हुई मगर वो उस पर ख्याल रखा जाता है। तो दुनिया भर में जब इस नौयत की तब्दीली हो चुकी है, यूरोप ने इसी तरह तरक्की की है, बल्कि हम यूरोप को जब हम देखते हैं तो उनके दरमियान एक करेंसी के हवाले से तिजारत की बात हुई है, यूरो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। दीगर ममालिक की हम बात करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसमें मेरे ख्याल में इसको शामिल होना चाहिए। ये दो ममालिक इंक्लाइंड हैं इसमें। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो आपने बात की करेंसी वाली, आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़ा तजवीज़ दी थी कि सरहदें खोल देनी चाहिए और हमें एक करेंसी में कारोबार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक जो इंतहा पसंदों का हल्का है, उन्होंने उस पर बहुत ज़ोर शोर से एहतजाज किया और पता नहीं मोहतरमा को क्या स्कोटेरिस को क्या कुछ कहा। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज हमारे अगर इंडिया से ताल्लुकात ख़राब हैं तो कल भी हों, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वहाँ जो लीडरशिप है इस वक्त एक जुनूनी लीडरशिप है। मोदी जो है एक जुनूनी आदमी है, तो आने वाले हालात जो हैं वो तो बता रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में उसका जीतना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि आप देख लें कितने रोज़ से वहाँ महीने हो गए हैं, अब तो वो किसान एहतजाज कर रहे हैं, रेलें कभी बंद कर देते हैं, कभी वो ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके आ जाते हैं। तो बहुत बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है उस मोदी की पॉलिसियों के ख़िलाफ़। फिर मोदी के एक ऐसा ज़ालिम हुक्मरान है जिसने वहाँ बसने वाले लोगों को दरमियान एक बहुत बड़ा डिवीज़न पैदा कर दिया है, एक इंतहा पसंदाना जुनूनी सोसाइटी की तरफ वो जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि वो ज़्यादा अरसा कुछ चल सकेगा। तो जब वहाँ रजीम चेंज होगी तो यकीनन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए। और कश्मीर का मसला भी किसी तरह हल होगा और ये मामला आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जंग जो है, जंगें मसाइल का हल नहीं होती, जंगों से तबाहियाँ फैलती हैं, जंगों से नस्लें तबाह होती हैं। और मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्क जो हैं वो इस वक्त एटम बम रखते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान किसी किस्म का तसादम जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुनिया के लिए तबाही होगी अगर तसादम या कोई जंग हो गया। तो दुनिया इसको देख रही है। आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ एक एरा है ये मोदी वाला, ये जैसे ये गुजरेगा तो बहुत पॉलिसी, यकीनन उसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि इंतहा पसंदाना समाज में सोच ज़्यादा बढ़ गई है वहाँ। तो वो सेकुलरिज्म जो था वो ख़त्म हो गया, उसको दोबारा बहाल करने में यकीनन जो लीडरशिप आएगी उसको टाइम लगेगा, लेकिन ये कोई नामुमकिन नहीं है, क्योंकि खुद अंदर से मज़ामत मौजूद है उनके, इंडिया में भी ये मज़ामत। तो मैं समझता हूँ कि खित्ते के दो बड़े ममालिक हैं, पाकिस्तान और इंडिया, उसके बाद चाइना, 3 ममालिक हैं। तो हमारे दरमियान अगर ताल्लुकात अच्छे हो जाएँ और जिस तरह CPEC बन रहा है, ये सारे CPEC हो जाए, इसमें इंडिया भी शामिल हो जाए, बाकी ममालिक भी हो जाएँ, तो आप यकीन माने कि हमारा पूरा खित्ता जो है वो तरक्की करेगा। और तरक्की करना, पूरे खित्ते के तरक्की करना वक्त की ज़रूरत है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा है, ये कम अज़ कम पाकिस्तान के हवाले से बहुत बेहतर और बहुत मुफीद साबित होगा। अच्छा, अब इसी में आपने कश्मीर का जिक्र किया है, आपके इल्म में होगा गुज़िश्ता रोज़ कठपुतली वज़ीर आला कश्मीर के फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने ये गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि लद्दाख के मामले पर इंडिया की अगर चीन से बातचीत हो सकती है, क्योंकि आपको पता है नेगोशिएशंस हुई हैं, पोस्ट वार नेगोशिएशंस जो उनके दरमियान हुई हैं, अगर उनके साथ ये मामला हल हो सकता है तो फिर पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल किया है। तो फिर इस तरह की जो सोच है, या इतनी बड़ी अहम शख्सियत, हैवी वेट शख्सियत ने गुफ्तगू की है, ये अगर गुफ्तगू वहाँ पर शुरू होती है तो फिर यकीनी तौर पर हम मुज़ाकरात की टेबल तक पहुँच सकते हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि कश्मीर का जो मसला है वो सिवाय अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अलावा उसका कोई हल नहीं है, ठीक है, नंबर 1। और उसके लिए इंडिया और पाकिस्तान को टेबल पर आना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है कि आप टेबल के बगैर इस मसले को हल कर सकें। देखें, मुख्तलिफ दुनिया भर के आप ममालिक देख लें, उनके दरमियान जब जंगी हुई हैं, हमारी इंडिया के दरमियान जब जंगी हुई हैं तो मामला टेबल पे बैठे हैं। भुट्टो साहब है, शिमला मुआहदा का बहुत जिक्र होता है, जंग के बाद वो गए, उन्होंने मुआहदा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम जंग लड़के और उसके बाद टेबल पे हैं, दोनों ममालिक को टेबल पे बैठना चाहिए। हम तैयार हैं, इंडिया को भी बैठना चाहिए और बैठ के बात करना चाहिए। लेकिन ये जो जुनूनी क़यादत है इंडिया की, ये इस वक्त इसे तवक्को नहीं रखी जा सकती कि ये ऐसा करे, लेकिन ये ज़्यादा असर नहीं रहेगी, ये तब्दील हो जाएगी। वहाँ के लोग बेचैन हैं, बहुत बड़ी बेरोज़गारी वहाँ पैदा हो गई है, गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग बहुत मसाइल के शिकार हैं, किसान सड़कों पर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी जाने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि जो नई रजीम आएगी
नई लीडरशिप आएगी वो यकीनन पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात बेहतर बनाएगी और कश्मीर के जो तनाज़े हैं, जो मसाइल हैं, उन पर भी बात करेगी। ठीक है, इसी हवाले से ये दौरा जो है वो मुस्बत असरात मुरतब करेगा दोनों ममालिक के दरमियान। जो बात करते हैं तिजारत की बात हो या स्ट्रेटजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये आने वाले वक्त में, जैसे ये इलामियाँ जारी होंगी इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। ज़्यादातर सब थोड़ी सी इसी के साथ ही हम जिक्र करें, ये तो है मुल्कों के दरमियान मामलात जो कि बेहतरी की जानिब गामज़न होने चाहिए और एक सफ़ में हमें खड़ा होना चाहिए, मगर क्या वजह है कि दाखिली सतह पर हमारी सियासी जमातों के अंदर अपोजिशन की सफ़ें तो कुछ दुरुस्त हुई हैं मगर PTI की अपनी सफ़ें जो हैं वो इंतशार का शिकार हैं। KPK में नाराज़गियों का एक पूरा चैप्टर जो है वो हम डिस्कस करते रहे, वो चलता रहा, फिर उनको मनाया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल उस पर पड़े, आतिफ खान और परवेज़ खट्टक का मामला अभी भी वो सेटल सही तरह से नहीं हो पाया। लेकिन अब बलूचिस्तान से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई। PTI के पार्लिमानी लीडर हैं, आपके इल्म में है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, यार मोहम्मद रिंद साहब एक खुद बड़ी शख्सियत हैं, सीनियर सियासतदान हैं, वो शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार उनको मीडिया पर आकर ये बोलना पड़ा। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ऐसे लग रहा है कि जैसे PTI की हुकूमत जो है वो किसी इंतशार का शिकार हो गई है और अब ऐसे महसूस होता है कि जैसे PTI में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो ये सारे मामलात को देख सके और इनको हल कर सके। आप देखें, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पेशावर गए तो वहाँ बहुत सारे अरकान प्राइम मिनिस्टर को मिले ही नहीं। ये अलग बात है कि जी किसी ने इजाज़त मांगी हुई थी या वो मुराद सईद वगैरह ने इजाज़त मांगी होगी, अली मोहम्मद खान, उनको छोड़ें बाकी बहुत सारे लोग नहीं आए। तो इसका मतलब है उनका ना आना, और ऐसे मौके पे ना आना जब हम सेनेट के इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, और सेनेट का इलेक्शन जो ख़ास तौर पर कौमी असम्बली में है वो बड़ा अहम है। उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को एक प्रोग्राम, एक मंसूबे के तहत मैदान में उतारा गया है। और आप देखिए आसफ़ अली ज़रदारी इस हवाले से बिल्कुल खामोश हैं, उन्होंने कोई बड़क नहीं मारी, कोई बयानबाजी नहीं की। ये वज़रा की एक टीम और तर्जमानों की एक टीम लगी हुई है, लेकिन ख़ुद इनका वहाँ पर लोगों का KP में प्राइम मिनिस्टर से ना मिलना, फिर आज जो यार मोहम्मद रिंद साहब ने कहा, ये बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है। और ऐसे लगता है कि जैसे सेनेट के इंतखाबात में नकी साहब हुकूमत को बहुत बड़ी पैमाने पे कोई डेंट पड़ने वाला है। अच्छा, ये डेंट का आपने जिक्र किया, यकीनन यार मोहम्मद रिंद साहब की ये स्टेटमेंट जो है वो तो डेंट को वाज़े कर रही है कि पार्लिमानी लीडर हैं, आप बलूचिस्तान की बड़ी शख्सियत है, आप शिकायत, और फिर आप क्योंकि इस वक्त चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, सादिक सजरानी साहब उसके हवाले से शिकायत कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान से ही हैं ज़ाहिर जाम साहब, उनके हवाले से वो शिकायत कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इनके किरदार को, बिलखुसूस सादिक सजरानी साहब का जो रोल है बलूचिस्तान में, वो तो किसी सूरत पे उसको पसंद किया ही नहीं जा रहा, नापसंदगी का इजहार किया जा रहा है। तो इस पर भी अब बात करते हैं, मौजूदा ये सियासी सूरत हाल क्या नई शक्ल अख्तियार करेगी। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं जनाब शमशाद मांगट साहब। बहुत शुक्रिया मांगट साहब वक्त देने का। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कि ये मौसम है नाराज़गियों का रूठने और बनाने का, सेनेट इंतखाबात करीब हैं, तो यकीनी तौर पर इस वक्त तो इस तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में हुकूमत को पहले ही ये मामलात सेटल कर लेने चाहिए थे अपने इत्तेहादियों के और अपने लोगों के जो कि खुद उनकी जमात में शामिल हैं। बलूचिस्तान में हम देखते हैं तो बिलखुसूस अगर उसको फोकस करें, मैंगल साहब पहले ही अलग हो चुके जो पहले इत्तेहादी थे, रिंद साहब की नाराज़गी जो है वाज़े आ रही है, पशीन के इंतखाबात ने और सूरत हाल वाज़े कर दी है, ज़िमनी इंतखाबात ने। तो अब क्या आप समझते हैं कि ये एक बड़ा अपसेट जो है वो बलूचिस्तान डेंट दे सकता है क्योंकि उसकी बड़ी अहमियत है सेनेट इंतखाबात में? जी, हमेशा से सेनेट इंतखाबात में मरकजी किरदार जो है वो बलूचिस्तान का रहा है, और अगर इसमें कोई सरप्राइजिंग सूरत हाल पैदा हुई तो उसमें बलूचिस्तान का 50% रोल जो है वो बलूचिस्तान का होगा। और आसफ अली जरदारी साहब जो हैं, आपको अगर याद हो तो उन्होंने ज्यादा इन स्विंग जो यार्कर हैं वो बलूचिस्तान की पिच पर ही फेंके हैं। आपको याद होगा कि सादिक संजरानी की बतौर सेनेटर इंतखाब हो या बतौर चेयरमैन सेनेट इंतखाब हो तो आसफ अली जरदारी साहब की सलाहियतें उस वक्त बड़ी खुलकर सामने आई थी। लिहाजा बलूचिस्तान का मरकजी किरदार होगा। और जहां तक रूठने और मनाने का ताल्लुक है तो भाईजान, ये बहार में ही कोंपलें फूटती हैं, बहार में ही नए दरख्त जो है वो लगाए जाते हैं। ये मौसम है, तो लिहाजा मौसम के मुताबिक ही सब कुछ होता है। मांगट साहब, आपने बहुत सियासत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरह क्रिकेट की इस्तेलाह इस्तेमाल की और कहा कि आसफ अली जरदारी साहब ने भी यार्कर मारे हैं बलूचिस्तान की पिच पर, तो क्या प्राइम मिनिस्टर और उनके साथियों ने आंखें बंद की हुई थी? उनको नहीं पता था कि सेनेट इलेक्शन सर पे आ रहे हैं और यार्कर भी आने हैं अपोजिशन की तरफ से, तो उसका कोई काउंटर करें?
देखिए मेरे भाई, जब बंदा बैटिंग के लिए पिच पे मौजूद होता है ना, उसको ये नहीं पता होता कि जो सामने बॉलर है वो बाउंसर मारेगा या यार्कर मारेगा, इन स्विंग फेंकेगा या आउट स्विंग फेंकेगा। तो आसिफ अली जरदारी साहब के पास भैया को कई वैरायटीज हैं, वो यार्कर भी मारते हैं और अचानक बाउंसर मार देते हैं, फिर अचानक इन स्विंग फेंक देते हैं और साथ ही आउट स्विंग फेंक देते हैं। तो लिहाजा हुकूमत जानती है कि हमारे सामने जो बंदे हैं और फिर उनके साथ जो लेग स्पिनर मौलाना जनाब फजलुर रहमान साहब हैं और फिर ऑफ स्पिनर मियां नवाज शरीफ जो बाहर बैठ के ऑफ स्पिन कर रहे हैं, तो ये सारी वैरायटी इस वक्त पीडीएम के पास है। लिहाजा सूरत हाल बदल सकती है और हो सकता है कि हुकूमत को एक इनिंग्स की शिकस्त का सामना करना पड़े। मांगट साहब, ये आपने खुद ही कह दिया, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये तो फिर फॉलो ऑन होने जा रहे हैं। अगर सारे बॉलर उस तरफ हैं और वो कामयाबी से ही बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर इनके पल्ले तो कुछ नहीं रहेगा। सजाद तरीन साहब, जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे तो उसके मुखालिफ को फॉलो ऑन होना पड़ेगा। तो अब देखना यह है कि फॉलोअर्स जो है वो हुकूमत के ज्यादा हैं या अपोजिशन के ज्यादा हैं, लेकिन सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो साबिक वजीर आजम भी हैं वो और जनाब आसिफ अली जरदारी भरपूर उम्मीद से हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत मुझे परेशान दिखाई देती है। सही, बहुत शुक्रिया शमशाद बांगर साहब और कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। सजाद तरीन साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है ये बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि हुकूमतों के पलड़े जो हैं वो मजबूत रहे हैं। सेनेट में बहुत कुछ हासिल कर सकती थी या कर सकती है पीटीआई, मगर हालात जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। ये बसात कैसे बिछी हुई है और किसने बिछाई है, इस पर ज़रा जिक्र करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान से जो आवाज़ें पीटीआई के अपने उम्मीदवारों की और अपने कारकुनान की, सियासतदानों के सामने आ रही हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं और फिर जो मुल्क की सियासत पर उसके असरात हैं। सजाद तरीन साहब, जिस हम बसात का जिक्र कर रहे थे, ये इस वक्त एकदम क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है कि ये तमाम अपने लोग नाराज़, इत्तेहादी नाराज़ होते जा रहे हैं और वक्त के साथ साथ वो अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत इसको ओवरकम कर लेगी? मैं आपको एक माजी का वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा मियां नवाज शरीफ जब दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने तो कुछ चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो मैंने एक मुस्लिम लीगी से ये पूछा, बहुत बुज़ुर्ग मुस्लिम लीगी हैं, मैंने उनसे कहा ये क्या वजह है कि मियां नवाज शरीफ की चीज़ें कंट्रोल में नहीं लग रही हैं और मामला बड़े इधर उधर हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई, मियां नवाज शरीफ को जो लोग काम करके, सारा होमवर्क करके, हर चीज़ करके देते थे, वो अब पीछे हट गए हैं और उन्होंने अब इज़हार नाराज़गी शुरू कर दी है मियां नवाज शरीफ से। और उसके बाद फिर आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ की जो नाहली के वो दास्तानें थी वो भी सामने आई और फिर वो चले भी गए इक़्तिदार से, फिर तीसरी दफ़ा आए और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने। ये बात मैंने इसलिए की है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इनके साथ जो क़ुव्वतें थीं, जो ताकतें थीं, जो ताकतवर लोग थे, शायद वो अब मामलात से पीछे हट गए हैं और इसी वजह से ये पार्टी इंतशार का शिकार नज़र आ रही है। सर, इस पे ज़रा रुकिएगा, इस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आप पे। ये तो अब गिलानी साहब वाली बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त तो बड़ी वायरल है, उनकी ये बयान जो है उस पर गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है बलूचिस्तान की सीनियर सियासी शख्सियत है अब्दुल्ला बलोच साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला बलोच साहब, आपने अपना वक्त दिया। बलोच साहब, ये फरमाइएगा कि बहार का मौसम तो मेलों का मौसम होता है, मिलने मिलाने का मौसम होता है, क्या वजह है कि बलूचिस्तान से इस मौसम में पीटीआई के लोग जो हैं वो रूठने की और नाराज़गियों का जिक्र कर रहे हैं, वो भी बहार के इस मौसम में जब सेनेट इंतखाबात करीब हैं? देखिए, मैं एक जुनाब सवाल करूँ जी जी, कि ये पीटीआई जो है कोई सियासी जमात नहीं है सर। ये ऐसे ही एक चंद, जो आप कहना चाहिए, जो कभी किसी जमात में नहीं ठहर सकते, किसी जमात में उनका मुस्तकिल रोल नहीं है, तो कोई वो सारे आके इधर जमा हो गए हैं। तो ये जो आप फरमा रहे हैं ना, ये इनकी अपनी मफादात है, इनफरादी मफादात है। तो जाहिर है इनफरादी मफादात का सबका पूरा होना कोई आसान काम नहीं है जी। ये पीटीआई इन तमाम मफादात को नहीं पूरा कर सकती। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल बन रही है, इसे आप कैसा देख रहे हैं? देखिए जी, ये सारा दारोमदार जो है सियासी सूरत हाल का, सारा दारोमदार मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर है जी। अगर वो मुस्तकिल मिजाजियत के साथ अपने इस नारे के साथ रहे, वोट को इज्जत दो, वोटर को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो,
वोटर को इज्जत दो, अगर वो इस नारे के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़े रहे तो पीडीएम जो है कामयाब होगी। लेकिन डॉक्टर मुस्तकिल ये जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उनकी बालासी खत्म हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ तो इस्लामाबाद में ये बड़ी बातें गर्दिश कर रही हैं कि पासे पर्दा फिर मुस्लिम लीग नून की कोई बातचीत हो रही है और मरियम नवाज साहबा जो है वो किसी भी वक्त मुल्क से बाहर चली जाएंगी। बिरादर, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैंने कितनी साफ कोई से बात की है कि ये जो प्रोग्राम इनने दिया है, जो पीडीएम का एजेंडा है, एक 1 पॉइंट एजेंडा है ना जनाब, सिवाय जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत, अनडिल्यूटेड डेमोक्रेसी। अगर ये अनडिल्यूटेड डेमोक्रेसी पर नहीं ठहरते हैं और ये जाहिर है उससे पीछे हट जाते हैं तो मैं फिर अर्ज करूंगा कि ये जदोजहद जो है ना अपने मंजिल को नहीं पहुंचेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान में सेनेट की क्या सूरत हाल है? सेनेट इंतखाबात में क्या देख रहे हैं आप? हुकूमतों को डेंट पड़ने वाला है? यकीन पड़ेगी जी हाँ, अगर ये अपोजिशन सेनेट में मुतहद रहे, जो पीडीएम के जो इत्यादी है ये सेनेट में भी इलेक्शन के वक्त मुतहद रहे तो उनको डेंट पड़ेगी। जी, उनको भी डेंट पड़ेगी। अब्दुल बलोच साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। डॉक्टर साहब एक बुजुर्ग सियासतदान है, ज़ाहिर है बलूचिस्तान की सियासत पर नज़र रखते हैं, वो भी डेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने कहा ये मफादात के ज़ाहिर मामलात हैं, ये आप भी जानते हैं। मेरे ख्याल में तमाम लोग जो इस वाबस्ता रहे हैं सहाफ़त से जो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मगर सजाद तरीन साहब और ये जो यार मोहम्मद रिंद साहब वाला मामला है, आप समझते हैं ये फिर मान जाएंगे? क्योंकि वो पहले वजारत आला पर भी इसी नौयत के कंसर्न्स थे। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि यार मोहम्मद रिंद जो है वो आसफ अली जरदारी साहब के ज़ाती दोस्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और पीपल्स पार्टी के लोगों को भी पता है। मैं समझता हूँ वो पीटीआई में ज़रूर हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो आसफ जरदारी के साथ है, तो उनसे ज़ाती दोस्ती भी है, ताल्लुक़ भी है। और पीटीआई के और लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं बलूचिस्तान से, सिंध से, जो आसफ अली जरदारी साहब के बहुत करीब हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में सियासत जो है वो करवट ले रही है और वो कुव्वतें, मेरे ख़्याल में, मेरी राय है, हो सकता है गलत हो, कि वो कुव्वतें जो इमरान खान के साथ खड़ी थीं, जिन्होंने 2-2.5 साल इनको हर चीज़ बना के दी है, हर चीज़ करके दी, शायद वो अब उस तरह इनका साथ नहीं दे रही। अच्छा, तो वो मामलात की न्यूट्रल हो गए हैं, वो पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा जी आप अपना मामलात संभालें। यही तो बात है, अपने मामलात जो संभालने जा रहे हैं इनसे संभाले नहीं जा रहे, इनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। मतलब बलूचिस्तान का अगर आपका प्रेसिडेंट बंदा रहा है पहले, वो यार मोहम्मद, वो ये कहता है कि जी 5 मिनट नहीं मिला तो फिर मुलाकात के लिए, तो बाकी क्या रह गया? यकीनी तौर पर ये एक बड़ा अहम मामला है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है साइमा नदीम साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, MNA हैं, बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। साइमा नदीम साहब, आप बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मैडम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि पीटीआई के पहले इत्तेहादी दूर हुए? किसी हद तक हम सिंध की भी बात करें तो वहाँ पे भी कुछ कंसर्न मौजूद है, लेकिन बलूचिस्तान से तो आज यार मोहम्मद रिंद साहब ने भी ये ऐलान कर दिया कि जनाब वो भी नाराज़ हैं और उनको वक्त नहीं मिलता। क्या वजह है पीटीआई से अपने लोग संभाले नहीं जा रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी पार्टी के अंदर कम से कम जमहूरियत तो है कि हम अगर कुछ कहना चाहते हैं तो सुनवाई भी होती है, टाइम भी मिलता है। और वो जो बात कर रहे हैं वो उन्होंने अपने जो गलती में जो है वो पैगाम पहुँचा दिया, वो उनको मिलवा दिया जाएगा। वो खुद भी जान सकते हैं, हमारे यहाँ कभी कोई इशू नहीं हुआ इसके ऊपर। एक मीटिंग्स में भी बाकी जो बात इन्होंने कही कि हमारे इत्तेहादी जो है वो अलग हुए, ना इत्तेहादी अलग हुए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि कराची के अंदर भी हफीज शेख साहब जो हैं और साहिबा जो मीटिंग हमारी यहाँ पे सक्सेसफुल रही और तमाम साथी के साथ उनको मिलवाया गया और अभी भी वो जारी और सारी है वो मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये कहना बड़ा गलत होगा कि हमारे लिए जो है वो इस वक्त इत्तेहादी जो है वो साथ नहीं दे रहे, बल्कि इत्तेहादी उससे भी ज़्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि हम उनको साथ लेके चलना चाहते हैं और उनको हमारा सेनेट के अंदर कंप्लीट उसका पूरा शेयर भी होगा। साइमा नदीम साहबा, सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। यार मोहम्मद रिंद साहब ने तो आज ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के पास 5 मिनट नहीं है हमारे लिए मुलाकात करने के, वो तो आपकी पार्टी के लोग हैं। उन्हीं का मैं
मैंने आपको जवाब दिया है, वो ऐसी बात नहीं है। वो जब भी अप्रोच करेंगे वो उसके लिए निकाले, वो टाइम उसके लिए निकल आएगा। जाहिर सी बात है कि ये सेनेट का टाइम है, इस वक्त बहुत सारी चीजें इकट्ठी चल रही हैं, तो वो जो है उनकी आवाज पहुंच चुकी होगी। अगर उन्होंने जो है पैगाम अपना पहुंचा दिया है, जरूर उनको खासा टाइम दे देंगे। ये यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट के कैंडिडेट बनने के बाद हुकूमत घबराई सी महसूस हो रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली तो बात है कि यूसुफ रजा गिलानी एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन मार्क आया। प्राइम मिनिस्टर के बाद उनको जिस उनको नाअहल किया गया, और आज वो अहल होके वो इस सीट के ख्वाहा हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है इसके ऊपर सवालिया निशान है। और मेरे ख्याल में ज्यादातर जो पार्टीज हैं वो नहीं चाहेंगी कि ऐसे शख्स जिसके साथ इतना बैगेज है और इतनी चीजों का आप उनके बाकी भी जो देख लें, उनके कितने सारे अभी परवेज रशीद साहब हैं, दूसरे हैं, तो क्यों जो है इस वक्त उसमें से निकाला गया रेस में, सब क्योंकि इतनी सारी उनकी पेमेंट्स ही नहीं हुई है। तो ये चीजें हम तो एक ऐसे लोग लेके आ रहे हैं जो कि कम से कम अहलियत के हिसाब से अपनी जो है वो उसके लिहाज से काबिलियत के हिसाब से कम सेनेटर के काबिल तो हैं कि हम उनको अपनी उस सेनेट के अंदर बिठा सके। साइमा साहबा, ये अहलियत का मेयार सेट करना तो इदारे का काम है ना। इलेक्शन कमीशन ने बताना है कौन अहल है कौन नहीं है। तो अगर उन्होंने परवेज रशीद साहब को मुस्तरद कर दिया तो यकीनी तौर पर वो नहीं आ पाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी साहब को अगर क्लियर कर दिया है या अहल करार दे दिया गया है तो वो आ रहे हैं। उसमें पीटीआई की सफ़ों में क्यों इंतशार या खलबली है? इंतशार तो कहीं से भी नहीं है, बल्कि हमारे लिए तो ये आसानी हो गई है कि हम इसी बेसिस के ऊपर बहुत सारे लोग हमको वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि आप पीटीआई की बात करें, आप इन पार्टीज की जो सफ़े हैं उनमें भी जो है ये इंतशार फैल चुका है कि वो उनको दोबारा से इस सीट के ऊपर लाना देखना नहीं चाहते। इसका सरप्राइज आपको खुद ही मिल जाएगा अभी जाके। और ये फैसल वाडे वाला क्या मामला है कि वो उन्होंने असद उमर साहब ने कहा है अपने एक इंटरव्यू में कि वो नाहिल हो सकते हैं, कौमी असम्बली में उनका केस कमज़ोर है, तो इसीलिए हमने उनको उधर भेज दिया। एक तरफ से वो नाहिल हो रहा है, दूसरी तरफ से उसको यहाँ लाया जा रहा है। वो अपने केस को पूरी तरह जो है वो जिस तरह आपने अभी यूसुफ गिलानी साहब की बात की, जब वो एमएनए की सीट के लिए खड़े हुए तो उस वक्त उनको भी जो है अहल नहीं करार दिया गया और वो इस सीट के ऊपर आए, उनको क्लियर किया गया। और उस टाइम पे भी उनके ऊपर इस वक्त बात हो रही है कि वो दोहरी शहरियत है। दोहरी शहरियत तो वो दे चुके हैं, खत्म हो चुकी है उनकी, तो इसलिए ये किसी किस्म की जो है ये बात नहीं बनती कि वो किसी तरह से भी जो है ना अहल होंगे। ये फिर जो बात असद उमर साहब ने कही है, क्या वो गलत है? असद उमर साहब को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो आप बात बता रही हैं? देखिए, मैं तो अपनी राय दूंगी ना, वो असद उमर साहब की राय है। मेरी राय तो यही है, जो आप अगर वो इस वक्त एमएनए के सीट के ऊपर भी आए हैं तो उस अभी आपने वही बात की कि वो उसमें से गुजर के आए हैं ना। इलेक्शन कमीशन ने उनको पास किया, उनको निकाला, उनको यहाँ तक पहुंचाया, उस सीट पे वो बैठे हुए। अगर उनकी उस टाइम पे ये बात तो जो है वो प्रूव हो जाती कि वो अपनी जो है वो दोहरी शहरियत जो है उन्होंने नहीं दी है, तो वहाँ के वहाँ नहीं बैठे हुए होते। जी बहुत शुक्रिया साइमा नदीम साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। बड़ा उनकी मेरे ख्याल में आवाज़ में भी डिस्टॉर्शन आ रही थी, लेकिन सजाद तरीन साहब अब पीटीआई ज़ाहिर है वो जस्टिफाई कर रही हैं। साइमा नदीम साहब ने बड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश की है। सवाल ये कि फैसल वाडा वाली बात तो बिल्कुल जायज़ है, असद उमर साहब वाली जैसे आपने सवाल किया है, उसके साथ साथ केस जो उनके ऊपर चल रहा था कोर्ट में, जो सूरत हाल पैदा हुई जिसमें अदम हाज़िरी पर 3-4 मरतबा तो उनको मौका मिला, फिर उसके बाद कोर्ट ने जुर्माना आयद कर दिया है, तो फिर अहलियत का मेयार क्या रह जाता है? ये तो अपनी जगह पर है। लेकिन जब हम बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम तो इत्तेहादियों को साथ लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो इत्तेहादी आहिस्ता आहिस्ता फिसल रहे हैं, बिलखुसूस बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं। लेकिन आप अभी जैसे जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले भी इस नौयत के वाक़यात हो चुके हैं। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अहम बात की, अब्दुल्ला बलोच साहब ने भी, उन्होंने कहा कि सारी पीटीएम का जब हम वर्जन देखते हैं तो वहाँ पे सारी बात जो है वो मुस्लिम लीग नून पर खड़ी है।
अगर वो बात दुरुस्त है जो आप खबर दे रहे थे कि मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो बाहर जा सकती हैं या अंपायर जो है वो न्यूट्रल हो गया है तो उसमें सूरत हाल तब्दील हो सकती है, तो फिर तो जरदारी साहब के बिछाए हुए कार्ड्स भी फेल हो सकते हैं। नहीं देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बारे में इस बात का मतलब पहले भी पीपल्स पार्टी जो इनसे खौफज़दा रहती है वो इसीलिए रहती है कि 2002 में जब ये बना था ARD जब बना था, नवाब नसरुल्लाह खान मरहूम उसके सरबराह थे, तो मियां नवाज़ शरीफ ने बहुत खामोशी से जनरल मुशर्रफ से मामला तय करके वो बात चले गए। आपको याद होगा चौधरी एतजाज़ साहब ने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि मेरे पास कलसूम नवाज़ आई 2 दिन पहले और उन्होंने कहा चौधरी साहब जंग तेज़ कर दें। मैंने जंग तेज़ कर दी तो मुझे अखबार नवीसों ने उस रात पूछा जब मियां नवाज़ शरीफ जो है वो यहाँ से जा चुके थे जद्दा, तो मैंने कहा नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा कि एक ख़बर छपी हुई थी कि नवाज़ शरीफ जद्दा चले गए और दूसरी तरफ मेरा बयान छपा हुआ था कि चौधरी एतजाज़ हसन ने कहा है कि वो नहीं जाएंगे। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि मियां नवाज़ शरीफ फैमिली जो है वो डील करते हुए देर नहीं लगाती, जिसकी तरफ डॉक्टर हाई बलोच जो है वो इशारा कर रहे थे। देखिए, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने बहुत मार खाई है, उनके कारकुन ने बहुत मार खाई है। मेरे ख़्याल में ये पूरी जनूबी एशिया में शायद ही कोई पार्टी ऐसी हो जिसकी पार्टी के कारकुनों ने इतने कोड़े खाए हों जितने पीपल्स पार्टी वालों ने खाए हैं, कोड़े, फांसियाँ और तशद्दुद। लेकिन लोगों को, अवाम को भुट्टो ख़ानदान से दूर नहीं किया गया। उसकी वजह ये थी कि भुट्टो ख़ानदान भी मुसलसल जद्दोजहद करता रहा। अगर लोग बाहर लड़ रहे थे, कोड़े खा रहे थे, तो भुट्टो साहब जेल में लड़ रहे थे। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 35 साल स्ट्रगल है, 2 छोटे छोटे इक़्तिदार हैं। तो उसके बरक्स मियां नवाज़ शरीफ और शरीफ फैमिली जो है वो जब स्ट्रगल का वक्त आता है, जब जेल में रहने का वक्त आता है, तो मामलात कर लेती हैं। ये मैं उस पस मंज़र में बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर हाई बलोच साहब ने इशारा किया। तो उनको अभी भी इस बात के खदशात मौजूद हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में भी रूमर्स हैं, लाहौर में भी रूमर्स हैं कि पस पर्दा बातचीत जारी है और मामलात आगे बढ़ रहे हैं। कुछ इख्तलाफात हैं मरीम नवाज़ को भेजने के मामले पर। कुछ लोग, ताकतवर लोग, ये कहते हैं इनको जाने दें। कुछ हुकूमती एंड पे लोग जो हैं वो उन्होंने जिद की हुई है, तो मामलात आके बढ़ नहीं पा रहे। आज शहबाज गिल साहब की इसी मामले पर ये स्टेटमेंट सामने आई है कि वो सर्जरी के लिए बाहर जाना चाह रही है ना मरीम नवाज़ साहबा, तो वो कह रहे हैं कि सर्जरी बड़ी हो या छोटी बाहर नहीं जाने देंगे, वो इधर ही होगी। तो वो हुकूमती एंड का एक वर्जन जो है वो ज़ाहिर है उनकी तर्जुमानों की फौज जो है वो बताती रहती है। मैं समझता हूँ कि शहबाज गिल साहब को इतनी चीज़ें नहीं जानते कि उनकी बात को हम प्रोग्राम में डिस्कस करें। शहबाज गिल साहब कैसे आए? शहबाज गिल साहब खुद शायद इतनी अहमियत रखते हो, मरीम नवाज़ के हवाले से हुकूमती वर्जन तो अहमियत रखता है ना? नहीं, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के करीब हर वो आदमी है जो अपोजिशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से तनकीद कर सके, ज़्यादा बेहतर बुरी बात कह सके, तो वो उनको बहुत करीब रखते हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि चीज़ें इस तरह नहीं हैं। जब वो जाएंगे जब मामला तय हो जाएंगे तो आप यकीन माने, हम प्रोग्राम कर रहे थे ना जब प्राइम मिनिस्टर मोटरवे पे एबटाबाद वाली साइड पे गई तकरीब से खिताब, तो उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं चला वो कैसे चला गया और वो जहाज़ पे बैठा हुआ था, बिल्कुल ठीक था। तो इस बात से आप अंदाज़ा कर लें कि मामलात कहीं और तय होते हैं। ये शहबाज गिल बेचारे वगैरह को क्या इनको क्या पता? अच्छा, मामलात कहाँ तय होते हैं। सब आप वो न्यूट्रल वाली बात कर रहे थे, इस बार आपने पूरा एक बैकग्राउंड बताया, एक सूरत हाल बताई है, लेकिन इस बार तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ भी है और दिलचस्प भी है। पीपल्स पार्टी को यह खदशा है ना कि नून लीग जो है वो डील करके बाहर जा सकती है। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उसकी पहले भी विक्टिम बनी, अब भी बन सकती है, मगर ख़बर तो ये थी कि पीपल्स पार्टी फैसिलिटेट कर रही है इनके दरमियान मामलात को हल करवाने के लिए। गिलानी साहब की फिर स्टेटमेंट आ गई कि उनको पता है कि अंपायर जो है वो न्यूट्रल है। नहीं, देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि जमहूरी सिस्टम चलता रहे, जमहूरियत चलती रहे और हुकूमत चलती रहे, मामला चलते रहें, ये मामला ख़राब ना हो। देखिए, हमारे मुल्क में जब मामला ख़राब होते हैं तो 10-10 साल करीब फिर कोई जमहूरियत नहीं होती, ना कोई जमहूरियत का नाम लेवा होता है, ना जमहूरियत का कोई नाम ले सकता है, फिर वन मैन शो होता है। तो पीपल्स पार्टी चाह रही है कि वो ना हो और मुस्लिम लीग नून भी साथ खड़ी रहे। लेकिन डॉक्टर हाई बलोच जो हैं बहुत विजन वाले आदमी हैं, बहुत चीज़ों को गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने जिस खदशे का इज़हार किया उसी पस मंज़र मैंने वो बात बयान की थी जिसका आपने जिक्र किया। नहीं, वो तो बिल्कुल वाज़े हो गया ना। पीपल्स पार्टी को पहले भी जैसे आपने डिस्कस किया कि यह खतरा हो सकता है, तो इस वजह से कुछ पसोपेश भी रहा है। लेकिन अब तो पीपल्स पार्टी, मेरा सवाल ये था ना कि खुद वो फैसिलिटेट करवा रही है, तो क्या चाह रही है कि डील हो जाए इनकी? देखिए, नहीं, पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये कोशिश करती है
कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पाकिस्तान में स्ट्रगल करे, पाकिस्तान में रहे। आपको याद होगा जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके पहले इजलास में बिलावल ने कहा था प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कि आप आएँ, हम आपके हाथ में इस्तीफ़े दे देते हैं। तो पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि नून लीग के लिए सख्तियाँ बर्दाश्त करना ज़रा मुश्किल है। नून लीग के लिए मुश्किल है कि वो सख्तियाँ बर्दाश्त करे, उनके लिए मुश्किल है जेलें काटना, ये करना वो करना। ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है। पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं जो जेल में भी खुश रहते हैं और जेल के बाहर भी खुश रहते हैं। मैं आपको अर्ज़ करूं कि पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं वो अपनी लीडरशिप से अपनी हुकूमत के दौरान नाराज़ रहते हैं, लेकिन जब उनकी लीडरशिप स्ट्रगल कर रही होती है, जेलों में जा रही होती है, तो वो खुशी में साथ साथ जा रहे होते हैं। यकीनन इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मतलब सेनेट इंतखाबात है। जब ये न्यूट्रल की बात कर रहे हैं गिलानी साहब भी, तो वो उस मुदाखलत का मतलब जिक्र कर रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात में नहीं हो सकता है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी तरीन साहब ख़त्म हो गया है। इसको ज़ाहिर है हम मज़ीद भी डिस्कस करते रहेंगे आइंदा के शोज़ के। नाज़रीन, एतज़ाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।